वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग डीसी डायरीज। माय नेम इज़ देबुलिना। मैं एक नई कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं यूजुअली जो भी व्लॉग्स पोस्ट करती हूँ वो एज अ न्यू मॉम, एज अ फर्स्ट टाइम होम ओनर पोस्ट करती हूँ। मोस्टली मेरा जो लाइफ स्टाइल है उसके ऊपर, समथिंग रिलेटेड टू बैंकिंग, फाइनेंस, प्रेगनेंसी, मदरहुड, लाइफ स्टाइल। इट्स अ मिक्सचर एंड अ कैलेडोस्कोप ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स दैट आई विल बी कवरिंग इन माई व्लॉग्स। अगर आप एक नए व्यूअर हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका सपोर्ट और आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ही हेल्प करेगा मुझे इन ग्रोइंग माय चैनल। सो काइंडली गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, तो आपको पता चले जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ। और ऑफ कोर्स इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करना ज़रूर मत भूलिए, ताकि मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिले और मैं अपने वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। सो आज का जो वीडियो है वो मैं एज अ फर्स्ट टाइम होम ओनर के तौर पे पोस्ट कर रही हूँ। आप सभी लोग कभी ना कभी ऑफ कोर्स एक होम ओन करने का ड्रीम देखते होंगे, एंड एज सच व्हाट आर द थिंग्स टू कंसिडर, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू टेक, क्या क्या आपके फैक्टर्स होने चाहिए जो आपको लुकआउट करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो विदाउट फर्दर अडू, लाइक आई ऑलवेज से, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। हम लोग रिसेंटली मूव हुए हैं हमारे फर्स्ट होम में जो हमने मॉर्गेज पे लिया है, एंड ऑफ कोर्स इट्स माय फर्स्ट होम, सो इट्स वेरी स्पेशल टू मी, एंड इट वाज अ वेरी टीडियस प्रोसेस टू बिगिन विथ। तो सबसे पहले ये बता दूँ बैकड्रॉप ऑफ व्हाई वी चोज टू बाय आवर ओन होम इज़ बिकॉज हम लोग इससे पहले जो रेंटेड प्लेस में रहते थे, वी वर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, एंड दैट टाइम हमारा प्लान ये था कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आइदर फ्रॉम माई साइड और फ्रॉम माई हस्बैंड साइड कोई ना कोई आने वाला है। तो इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए था। उस टाइम हम 1 बेडरूम प्लस den के अपार्टमेंट में रह रहे थे टोरंटो में, और स्पेस ज़्यादा नहीं था टू अकोमोडेट अनदर फैमिली मेम्बर जो इंडिया से आ रहा हो। ये सोच के हमने ये डिसाइड किया कि यू नो गेस व्हाट, जब बच्चा भी थोड़ा बड़ा होगा, द किड माइट वांट सम मोर स्पेस टू प्ले अराउंड। सो इसीलिए हमने सोचा कि अगर हमें कभी ना कभी लाइफ में होम ओनर होना है, रेंटर से ओनर में ट्रांजिशन करना है, then why not do it now? Eventually it led us to buy our first home in Canada. सो दैट वॉज एक्साइटिंग एट फर्स्ट, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि होम ओनिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो हमने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, स्पेशली माई हस्बैंड हु डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन यहाँ का प्रोसेस कैसा होता है, क्योंकि हम इंडिया से आए हैं और हमें वहाँ का प्रोसेस थोड़ा बहुत पता है, एंड स्पेशली वहाँ पे एल्डर्स होते हैं हु कैन गाइड यू, बट हियर यू आर ऑन योर ओन। सो यहाँ पे फ्रॉम द थॉट ऑफ बाइंग योर ओन होम टिल एग्जीक्यूटिंग इट, चूजिंग द हाउस, थिंग्स टू लुक आउट फॉर, सब कुछ आपको अपने से करना होता है, और कोई तीसरा आदमी नहीं होता है जिसका ओपिनियन से आप बेनिफिट कर सको। सो आई एम गोना ब्रेक डाउन द प्रोसेस इन अ कपल ऑफ ईजी स्टेप्स फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड। अगर आप इंडिया से आए हो और आप कनाडा में जस्ट सेटल हो रहे हो, आप सोच रहे हो घर लेने का, तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लुकआउट करनी है और कि कैसे आपको आपका प्रोसेस स्टार्ट करना है। सो स्टेप 1 जो है वो बहुत ही क्रूशल है। घर खरीदने के बारे में सोचने के पहले आपको एक बजट तैयार करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप एक घर लोगे, कंसिडरिंग कि आप मॉर्गेज पे लोगे, तो मॉर्गेज के साथ आता है EMI पेमेंट्स, एंड दे कैन बी दे कैन ब्रेक द बैंक, राइट। आपका बहुत ही ज़्यादा खर्चा उसमें निकल सकता है। इसलिए एक बजट पहले से तैयार होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल भी होगा, क्योंकि आपको आपका इनकम, आपके सेविंग्स और आपके एक्सपेंसेस को सेपरेटली चॉक आउट करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि आप कितने बजट का हाउस आप अफोर्ड कर सकते हो, यानी आप मंथली कितना EMI भर सकते हो। तो वो एक पहला चीज़ हो गया। तो आई वुड से जब आप प्लानिंग करते हो घर खरीदने का या मॉर्गेज लेने का, उसके 2-3 महीने पहले से ही आप बजट, अगर आप इससे पहले बजट ना बना रहे हो तो पहले स्टार्ट विथ क्रिएटिंग अ बजट, नोट डाउन ऑल योर एक्सपेंसेस, ग्रोसरी में कितना जा रहा है, आपके रेंट में कितना जा रहा है, यूटिलिटीज़ का खर्चा कितना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आ रहा है, एवरीथिंग, सब कुछ आप एक एक्सेल शीट में आप नोट डाउन करें, और उस तरीके से आपको पता चलेगा कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपके इन हैंड कितना बच रहा है। उससे आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो टू स्पेंड टुवर्ड्स योर मॉर्गेज, क्योंकि वो जितना भी पैसा आपका सेविंग्स होगा आप पूरा मॉर्गेज में नहीं पे करोगे, ऑब्वियसली उसमें से भी आपको थोड़ा सा सेविंग्स करना पड़ेगा। सबसे पहला हो गया बजट क्रिएट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप कपल हो, लाइक अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, तो ये डिसाइड करना भी एक बेटर आइडिया होगा कि आपको को बोरो करना है। को बोरो का कॉन्सेप्ट ये होता है कि दोनों के इनकम को कंबाइन करके आप बैंक में जाते हो और बोलते हो कि आप दोनों के नाम पे घर होगा। इससे क्या होता है, पहली बात तो आपका जो घर का जो बजट है वो बढ़ेगा, यानी कि अगर मेरे इनकम से अगर मैं बैंक में जाती हूँ और लोन मांगती हूँ घर के लिए, तो बैंक मुझे ज़्यादा अमाउंट का लोन नहीं
नहीं देगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि मेरा इनकम हाई नहीं है। तो अगर आपको एक हाई बजट का यानी कि एक हाई प्राइस का घर चाहिए तो डेफिनेटली इट वुड बी अ गुड आइडिया टू गेट इट विद अ को बोरोअर। तो आपको बैंक को शो करना है, चाहे वो सैलरी स्लिप्स दिखाना हुआ, नोटिस ऑफ असेसमेंट दिखाना हुआ, तो बैंक का जो एडवाइज़र है, जो मॉर्गेज एडवाइज़र है, उनको आपको ये सारा डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा कि आप दोनों का कंबाइंड इनकम कितना है। उस बेसिस पे आपका चांसेस बढ़ जाएगा ऑफ गेटिंग क्वालिफाइड फॉर अ लोन, एंड ऑल्सो इट विल इंक्रीज द अमाउंट, आप जिस अमाउंट के लिए एलिजिबल होगे। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। तीसरा हो गया, आप जब डिसाइड करोगे कि हमें घर लेना है, ओके, देन यू हैव टू स्टार्ट द प्री अप्रूवल प्रोसेस। ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है इंडिया से, क्योंकि इंडिया में लोन होता है, यहाँ पे एक प्री अप्रूवल सेपरेट प्रोसेस होता है बैंक में। प्री अप्रूवल का मतलब ये नहीं होता कि बैंक ने आपको मॉर्गेज के लिए या लोन के लिए पैसे दे दिए हैं। प्री अप्रूवल का मतलब ये होता है कि अगर आपका इनकम वैसे ही रहा जैसे आप बता रहे हो, अगर आपके सारे कंडीशंस सेम रहे एट द टाइम व्हेन यू विल परचेज अ हाउस, तो आप इतने अमाउंट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल 500,000, तो आप 500,000 के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, और एक सर्टन स्पेसिफिक टर्म के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने चूज़ किया 4 साल, तो 4 साल तक आपका इंटरेस्ट रेट वही होगा। तो 4 साल तक भले ही बैंक ऑफ कनाडा अपना रेट बढ़ाती हो, कमाती हो, जो प्राइम रेट है, आपका घर का जो इंटरेस्ट रेट है मॉर्गेज का, वो सेम रहेगा। तो ये हो गया टर्म। एमोर्टाइजेशन होता है दूसरा चीज़, यानी कि आपको कितने साल लगेंगे वो पूरा पैसा रीपे करने को। आपका एमोर्टाइजेशन 10 साल से 25 साल या 30 साल भी हो सकता है। उन सब डिटेल्स पे मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगी। प्री अप्रूवल लेने के बाद आप डेफिनेटली वेबसाइट्स पे जाके, जैसे कि हाउस सिग्मा हो गया, zolo.ca हो गया, strata.ca हो गया, आपको डेफिनेटली आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एरिया में आपको रहना है। और ये बहुत ही एक एक्सटेंसिव डिटर्मिनेशन है, क्योंकि आपको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ही इस डिसीजन पे पहुंचना है कि आपको कनाडा में कहाँ घर लेना है। क्योंकि उस जगह को सिलेक्ट करते टाइम आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वो जगह का कम्यूट कैसा है, यानी कि आपका ऑफिस जहाँ पे होगा और आपका घर जहाँ पे होगा, उसके बीच में कम्यूटेशन बहुत ईजी और सीमलेस होना चाहिए ऑब्वियसली। क्योंकि अगर आप डेली जा रहे हो, 5 डेज अ वीक जा रहे हो ऑफिस, तो आपको ज़्यादा चेंज ना करना पड़े, आप 1 या 2 व्हीकल्स से आप ऑफिस इजीली जा सको। तो कम्यूटेशन, फिर अगर आपका फैमिली है, बेबीज़ है, तो बेबी का डे केयर, या वहाँ पे कितने स्कूल्स हैं, कैसे स्कूल्स हैं, वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स कैसे है। और आप अगर स्विच करने का सोच रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बैंकर हूँ, तो मैं बैंक ब्रांच में काम करती हूँ, और जब हमने घर लेने का डिसाइड किया तो हमें ऐसे एरिया में घर लेना था जिस एरिया में बहुत सारे बैंक ब्रांचेस हो, ताकि मैं कभी भी किसी भी दूसरे बैंक में या मेरे ही बैंक के दूसरे ब्रांच में ईजिली ट्रांसफ़र ले सकूँ। तो वो एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है। प्लस लोकेलिटी, क्राइम रेट कितना है उस जगह का, वो जगह का बाद में फ्यूचर में जाके कैसे होगा रीसेल वैल्यू, यानी कि अगर आप एक घर आज के डेट में उस एरिया में ले रहे हो, 5 साल बाद उस एरिया में उस एरिया का कैसा अप्रिसिएशन वैल्यू होगा। तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके ही आपको डेफिनेटली एक एरिया में लॉक करना है कि इस एरिया में हमें घर लेना है। वंस यू हैव डिसाइडेड द एरिया एंड वंस यू हैव गॉटन द प्री अप्रूवल फ्रॉम द बैंक, फिर आता है आपका होम सर्च करना। इस पॉइंट के लिए मैं बोलूँगी बहुत ही बेटर आइडिया होगा एक रियल्टर के साथ काम करने का। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि कनाडा में रियल्टर के साथ काम करने का बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है कि वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको आपके होम सर्च में हेल्प करेगा। सबसे पहले तो वो आपको लिस्टिंग्स देगा, यानी कि अगर आपने बताया कि आपको टोरंटो में, डाउनटाउन टोरंटो में घर लेना है और आपका बजट ये है, आप इतने के लिए अप्रूव हुए हो बैंक से, तो रियल्टर आपको उसी बजट में, उसी एरिया में जितने भी अवेलेबल घर है उसका लिस्ट भेजेगा आपको आपके ईमेल पे। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका होम सर्च हो रहा है आपके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट ये है कि रियल्टर के साथ आप जब वर्क करोगे, रियल्टर के पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लम्बर टू होम इंस्पेक्टर टू लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, जिनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी जब आप घर लेके आप जब मूव इन करोगे, तब आपको प्लम्बर की ज़रूरत पड़ेगी, एक होम इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे कॉन्टैक्ट्स के साथ आपको आपका रियल्टर हेल्प कर सकता है। एंड इवन द सेम हैपेंड विद अस। हम जब इस घर में आए तो उससे पहले हमने जब ऑफ़र डाला था इस घर को लेने के लिए, तब हमारे पास कोई भी होम इंस्पेक्टर का कॉन्टैक्ट नहीं था। हमारे रियल्टर ने ऑफ़र किया कि मेरे पास एक कॉन्टैक्ट है, और फिर हमने उन्हीं के साथ कनेक्ट किया और वो आके उन्होंने अच्छे से हमें सब कुछ समझाया
तो ये तीसरा पॉइंट हो गया कि आपके लिए एक घर ढूंढने का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब आपको आपका प्री अप्रूवल मिल जाए तो आपके लिए बेटर होगा कि आप एक रियल्टर के साथ काम करो। तो आपने जब रियल्टर के साथ काम करना शुरू कर दिया तो आप ओपन हाउसेस में जाओगे। ओपन हाउसेस वही होते हैं कि जब बहुत सारे लोग आते हैं, घर के दरवाजे खुले होते हैं, आप आके घर को विजिट कर सकते हो, देख सकते हो सब कुछ। तो आप ऐसे ओपन हाउसेस में भी जा सकते हो। दूसरा, अगर आप रियल्टर के साथ काम कर रहे हो तो रियल्टर स्पेशल परमिशन लेके घर आपको दिखा सकते हैं बहुत सारे। अगर आपको कोई घर पसंद आ रही है तो अच्छे से उसके बारे में रिसर्च करें बिफोर गोइंग टू दैट हाउस टू विजिट इट। मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि कई बार फोटोज़ में हमें बड़े बड़े इमेजेस दिखते हैं रूम्स के, लेकिन जब हम इन पर्सन उस घर में जाते हैं और देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो घर का बेडरूम बहुत छोटा है या किचन बहुत छोटा है या उतना क्लीन नहीं लग रहा है। तो फोटो से रियल इमेजेस और रियल इन पर्सन इमेज बहुत ही डिफरेंट होता है, इसलिए अच्छे से रिसर्च करके जाना बहुत ही अच्छा आइडिया होगा। इस रिसर्च में मैं ये भी इंक्लूड करूँगी कि जब आप कोई भी घर देखने जा रहे हो या आप इंटरेस्टेड हो कोई भी घर लेने में और शॉर्टलिस्ट कर रहे हो कि इन 5 घरों में से मुझे एक घर लेना है, तो उन घरों में से आपको ये देखना है कि उस एरिया में सेम स्पेसिफिकेशंस वाले कितने घर बिके हैं और किस प्राइस में बिके हैं और कितना अप्रिशिएट हुआ है इन वैल्यू। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भले ही आप उस घर में मूव इन करो एज अ प्रॉपर्टी, एज योर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नाउ, बट 5 years डाउन द लाइन आपके दिमाग में ये ज़रूर आ सकता है कि मुझे ये प्रॉपर्टी बेचनी है या मुझे अपग्रेड करना है, मुझे दूसरे घर में रहना है। तो इन केस आपको एज एन एसेट अगर आपको ये सोचना है तो आपको ध्यान रखना ज़रूरी पड़ेगा कि इस घर का रीसेल वैल्यू क्या है, घर का बिल्डिंग का एज कितना है। तो ये सारा रिसर्च करके जाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद आते हैं यूटिलिटीज़ पे। तो बहुत सारे कॉन्डो टाउन हाउसेस जो है कनाडा में, उनमें यूटिलिटीज़ का कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है और आपको उसको स्पेसिफिकली अलग से पे करना पड़ता है। जैसे बिजली हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हीट, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती है जो काइंड ऑफ आपको पे करनी पड़ती है। वो एक एडेड एक्सपेंस होता है मॉर्गेज ईएमआई के ऊपर। तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आप कोई भी घर सिलेक्ट कर रहे हो उसमें आपको लिस्टिंग में ही दिखेगा कि उसका यूटिलिटीज़ कॉस्ट इंक्लूडेड येस है या नो है, और उसके लिए अलग से बजट बनानी होगी। आपको रियल्टर से भी बात करनी होगी, पूछना होगा उनको कि यूजुअली महीने में पानी का बिल कितना आता है, बिजली का बिल कितना आता है, तो उनको एक रफ आइडिया होगा। घर का एज कितना है, कितने साल पुराना घर है, उससे भी आइडिया लगता है कि मतलब फ्यूचर में जाके उसका रीसेल वैल्यू कैसा होगा। मेंटेनेंस फ़ी, तो बहुत सारे कॉन्डो टाउन हाउसेस का मेंटेनेंस फ़ी होता है, यानी कि घर के बाहर अगर स्नोफॉल हुआ, स्नो जमा, तो वो सारे ड्यूटीज़ जो भी एक्सटीरियर एजेस होते हैं घर के, यानी कि रूफ हो गया, बाहर की दीवारें हो गई, ये सारे जगहों का रिपेयर्स और मेंटेनेंस जो है वो उस कॉन्डो का स्ट्रैटा करता है, यानी कि मैनेजमेंट करती है। तो उसके लिए वो एक अलग सा फीस चार्ज करते हैं। तो वो भी इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि उस कॉन्डो टाउन हाउस का मेंटेनेंस फ़ी कितना है। ये सारी चीज़ें जो है आपको मॉर्गेज ईएमआई के ऊपर फैक्टर इन करनी है, जो कि आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करेगी वेदर और नॉट यू शुड बी गेटिंग दैट हाउस। एंड आई वुड ऑलवेज से कि आप जितना सोचते हो कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट, सो लेट्स से टोरंटो में प्राइसेस को देखते हुए लेट्स से आपका बजट है 800,000 का घर लेना है और आपका डाउन पेमेंट है 80,000, तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप मैक्सिमम 80,000 अफोर्ड कर सकते हो एज अ डाउन पेमेंट देना, तो आप 80,000 ना दे, बल्कि आप 60 to 70,000 डाउन पेमेंट दे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे एडेड ऑन एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे कि लैंड टैक्स हो गया, मेंटेनेंस फीस हो गई पर मंथ की, जो आप टाइम्स 12 करोगे, पूरे साल भर का करोगे, उसका भी एक एडेड एक्सपेंस हो गया। ऑन्टारियो का एक अलग सा लैंड टैक्स हो गया, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स हो गया। और अगर आप एक मॉर्गेज ले रहे हो बैंक से एज अ फर्स्ट टाइम होम ओनर, तो फर्स्ट टाइम होम ओनर्स को डेफिनेटली एक इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है अगर आपके पास 20% ऑफ द हाउस का डाउन पेमेंट अमाउंट नहीं हुआ, और वो आपके मॉर्गेज प्राइस में ऐड होगा। यानी कि अगर आप 750,000 के लिए आप क्वालिफाई हो रहे हो मॉर्गेज में, तो 750,000 के ऊपर आपको 30,000 CMHC के इंश्योरेंस का पड़ेगा, यानी कि आपका टोटल अमाउंट हो गया 780,000। ये भी इंपॉर्टेंट है जब आप घर ले रहे हो, जैसे तो उस घर का फ्लोर कैसा है। बहुत लोगों को कारपेटेड फ्लोर पसंद नहीं है, एंड मैं आपको हमारे घर का फ्लोर भी दिखाऊंगी।
तो इस तरीके से जो वुडन हार्डवुड फ्लोर है वो मुझे बहुत पसंद है। कारपेटेड फ्लोर का लुक मुझे अच्छा नहीं आता है, इसलिए ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें कि आपके घर का स्क्वायर फीट कितना है, एरिया कितना है, बेडरूम्स का साइज़ कितना है, लिविंग रूम का साइज़ कितना है, और कारपेटेड कितना एरिया है और हार्डवुड फ्लोर कितना एरिया है। जैसे हमारे घर में कारपेट सिर्फ स्टेयर्स में है, जो कि इट्स काइंड ऑफ नाइस, लेकिन अगर बात करें हम लिविंग रूम, किचन, बेडरूम्स, सब रूम्स में फ्लोरिंग हार्डवुड की है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये सारी चीज़ें प्लस स्टेनलेस स्टील अप्लायंसेस, बहुत सारे जो न्यू बायर्स हैं वो स्टेनलेस स्टील अप्लायंसेस प्रेफर करते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं चाहती थी कि मेरे घर पे अच्छे नए स्टेनलेस स्टील के अप्लायंसेस हो। एंड आप भी जब घर खरीदें तब आप भी ऐसे घर को प्रेफर करें जिनमें किचन में स्टेनलेस स्टील के अप्लायंसेस हो, किचन के काउंटर टॉप्स ग्रेनाइट या मार्बल टॉप के हो। उससे क्या होता है, जब आप फ्यूचर में जाके घर को सेल करोगे, अगर आप एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर घर को सेल कर रहे हो तो उसमें आपको अच्छा प्राइस मिलेगा। 3-4 साल में अगर आप सेल करोगे तो लोग जो है स्टेनलेस स्टील अप्लायंसेस देख के अट्रैक्ट होते हैं और आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा। एज अ फर्स्ट टाइम होम ओनर आई नो इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस, एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा प्रोसेस होता है, कहाँ से शुरू करें कहाँ तक जाए। तो आई होप मेरा वीडियो आपको हेल्प किया हो और थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको कन्वे किया हो कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप एक नया घर ले रहे हो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्री अप्रूवल, बजट बनाना और मंथली सेविंग्स कैलकुलेट करना। और एक चीज़ ऐड ऑन आप कर सकते हो कि कोई भी बैंक के वेबसाइट में जाके मॉर्गेज अफोर्डेबिलिटी कैलकुलेटर चेकआउट करना कि आपका सैलरी इनपुट करके, आपके मंथली एक्सपेंसेस इनपुट करके आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने तक के घर के लिए अफोर्ड कर सकते हो। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही आप अपना घर खरीदिए एंड डू नॉट बी अ विक्टिम ऑफ द बिडिंग वॉर। आई नो sellers always ask for more, but in a inflated market like this, अगर आपको घर पसंद भी आए तो भी आप अपने बजट से ऊपर ना जाए, क्योंकि वो करने से आप डेफिनेटली एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का चैलेंज आप फेस करोगे, जो कि अवॉइड करना ही बेटर आइडिया होगा। विथ ऑल दिस इंफॉर्मेशन आई होप आपका होम सर्च एंड आपका मॉर्गेज एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा सा स्मूथ होगा, हैसल फ्री होगा और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरे वीडियो में कंटेंट में वैल्यू दिखा हो, then please kindly subscribe to my channel, like this video and share it with first time homeowners. I promise to upload all interesting such content in my vlogs. Till then, stay happy and take care. Bye bye. This is me signing off.